नमस्कार, तब क्या होगा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। आप पूरी उम्र मेहनत करते हैं, घर बनाते हैं, निवेश भी करते हैं, बीमा भी करवाते हैं, सब कुछ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर आपकी वसीयत नहीं बनी या फिर उसमें कोई गलती रह गई तो सारी की सारी मेहनत जो होती है वो बिखर जाती है। तो एस्टेट प्लानिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए है जिसके पास अपने परिवार को देने के लिए कुछ भी है। तो आज का शो में हम ये जानेंगे कि वसीयत से जुड़ी अहम बातें और सबसे बड़ी आम गलतियां जो लोग अक्सर कर जाते हैं। तो आज के शो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वसीयत बनाना जो है वो क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो वसीयत बनाना क्यों अहम है, इस बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि वसीयत बनाते हुए कौन सी गलतियां करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा इस बारे में भी चर्चा होगी कि सही वसीयत आप कैसे बनाएं। साथ ही साथ बात इसके इर्द गिर्द भी रहेगी कि वसीयत में क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होनी चाहिए, और साथ में बात करेंगे कि वसीयत में किसे आपको गवाह बनाना चाहिए। तो शो में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि सीमा वर्मा की कहानी में क्या हुआ था। देखिए, वसीयत में जरा सी जो एक गलती थी ना, वो उनके परिवार के लिए कितनी भारी पड़ गई थी। गुरुग्राम की सीमा वर्मा ने पति की मृत्यु के बाद जाना कि उनके नाम बनी वसीयत में पुराने मकान का जिक्र तो था, लेकिन नए निवेशों का नहीं। नतीजा, बेटों में झगड़ा और मामला कोर्ट पहुंच गया। वसीयत को अपडेट ना करने की एक छोटी सी भूल ने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया। बंटवारे को लेकर बच्चों में मरने मारने तक की नौबत आ गई। कोर्ट कचहरी के चक्करों में लाखों रुपए खर्च हो गए। सीमा वर्मा के परिवार की घटना से सबक मिलता है कि वसीयत में छोटी सी गलती आपके परिवार को बिखेर कर रख सकती है। तो ऐसी गलती आपके परिवार के साथ ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप भी वसीयत बनाएं। और अगर आप वसीयत बना रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, कौन सी गलतियों को आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक जैन जुड़ रहे हैं, जो कि नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर हैं। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। तो दीपक सर के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपके परिवार में भी किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है या फिर एस्टेट प्लानिंग से जुड़े हुए आप अपने सवाल जो है वो दीपक जी से पूछना चाहते हैं, तो आप बहुत सिंपल तरीके से क्या कीजिए कि आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब के शो के नीचे जाइए कॉमेंट सेक्शन में, और वहाँ पर आप अपने सवाल टाइप कीजिए और हम आपके सारे सवालों को जो है वो दीपक सर के पास लेके जाएंगे और दीपक जी आपके सवालों के जवाब देंगे। तो दीपक सर, यहाँ पर आज हम काफ़ी एक अहम मुद्दा उठाने जा रहे हैं। हमने अब तक ये तो बात कर ली थी कि वसीयत बनाना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, वसीयत बनाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तब भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं गलतियों के इर्द गिर्द जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर, हम यही समझना चाहेंगे कि सीमा वर्मा का जो परिवार की अभी हमने एक पूरी कहानी देखी है, उससे हमें क्या सबक मिलना चाहिए? तो दो सबक मिलने चाहिए। पहला ये है कि विल बनाना या वसीयत बनाना एक टाइम का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको हर 2 साल में अपनी विल को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ बदल रहा है। आपका परिवार बदल रहा है, आपकी एसेट्स बदल रहे हैं और कानून बदल रहा है। तो क्या मेरी विल या मेरी वसीयत आज के कानून, आज के परिवार, आज की संपत्ति के अनुसार बनी है या नहीं, ये मुझे जरूर चेक करना। तो विल इज नॉट वन टाइम फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट काइंड ऑफ थिंग। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, को अपडेट करना चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे इसमें लगी अजीब, कि उसमें रेसिडुअल बेनिफिशियरी नहीं बनाया। हर एक विल में एक रिमाइंडर बेनिफिशियरी बनाना चाहिए कि आज के बाद जो कुछ भी मुझे मिलेगा वो इस व्यक्ति को या इन व्यक्तियों को इस प्रपोर्शन में बांटा जाएगा। ये अगर एक क्लॉज होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरी दो सलाह होती है अगर ये मेरे पास आते इस केस को लेके। पहला, कि आप अपनी विल को अपडेट करें बार बार, और दूसरा, विल में रेसिड्यूरी बेनिफिशियरी, रिमाइंडर बेनिफिशियरी का क्लॉज जरूर डालें। ठीक है।
तो ये दो चीज़ों को, दो सबक को जो है आपको भी सीखने की ज़रूरत है कि आपको जो अपनी विल को समय समय के साथ जो अपडेट करना चाहिए, और इसके अलावा रिमाइंडर बेनिफिशियरी का क्लॉज जो है ज़रूर उसमें जाना चाहिए। लेकिन दीपक सर, कई परिवारों में जो है वसीयत तो होती है, लेकिन उसमें सभी चीज़ें जो है वो शामिल नहीं होती। तो अब तक आपने बहुत सारे ऐसे परिवारों के साथ डील भी किया होगा, तो आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वसीयत में शामिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है? आपके चारों तरीके के एसेट्स कंप्लीटली इसके अंदर आने चाहिए। पहला है फिजिकल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज्वेलरी, गैजेट्स, ये जरूर आने चाहिए। दूसरे आपके सारे फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट बैलेंस, राइट, पीपीएफ अकाउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरे आपके डिजिटल एसेट्स, मोबाइल फोन नंबर, ईमेल आईडी, क्लाउड स्टोरेज, जीमेल अकाउंट, राइट, और ये जो आपकी वेबसाइट की होस्टिंग है, यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का पेज है, ये सब आने चाहिए। आपके क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, माइल्स ऑन एन एयरलाइन आने चाहिए। आखिरी है टेंजिबल एसेट्स, जिनको आप टच नहीं कर सकते, लोगो, आपका ट्रेडमार्क, राइट, इस तरीके की जो एसेट है, आपका आईपीआर है, कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, रॉयल्टी आपको मिल रही है, तो ये सब चीजें आनी चाहिए। तो इन चारों की लिस्ट जरूर बनानी चाहिए आपको कंप्लीटली, और बताना चाहिए ये चारों एसेट्स मेरे बाद किसको मिलने चाहिए, और अगर ये व्यक्ति जिसको मैं देना चाहूँ उसकी मृत्यु मेरे से पहले हो जाए तो किसको मिलने चाहिए। तो आपको बेनिफिशियरी भी बनाना है, ऑल्टरनेटिव बनाना है, और ये कंप्लीटली चारों एसेट्स की कंप्लीट लिस्ट बनाकर उसमें लिखना है। ठीक है, तो ये 4 तरीके की एसेट्स जो दीपक सर ने बताई हैं, आपको चारों को जो है वो लिस्ट डाउन करना है। उसके बाद जो है विल के अंदर ये भी लिखना है कि उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, और अगर बेनिफिशियरी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर ये सारे एसेट्स किसके पास जाएंगे, इसका जिक्र भी आपको करना ज़रूरी है। लेकिन अब दीपक जी, मैं उस अहम मुद्दे पर आना चाहती हूँ जी। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। मैं कुछ चीजें ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपको विल में नहीं डालनी चाहिए, जी। राइट। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इसके साथ जरा थोड़ा सा लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीजें हम विल में नहीं डाल सकते, ठीक है। राइट। तो पहली चीज है, आप अपने जो लास्ट राइट्स हैं कि मेरी अंत्येष्टि कैसे हो, वो चीजें विल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये विल तब खुलेगी जब आपकी अंत्येष्टि हो चुकी होगी। और दूसरी बात, इंडिया में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लॉ नहीं है, right? ओके। तो पहली चीज कि आपको लास्ट राइट्स या मेरी डेथ के बाद क्या करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी ऑर्गन डोनेशन के इंस्ट्रक्शंस विल में नहीं डालने चाहिए, वो वैलिड नहीं होते। अगर आपको डोनेशन करनी है ऑर्गन्स की, तो उसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया हुआ है, वहां जाके आप ऑर्गन्स डोनेट करें, और उसका जो डोनेशन का कागज है वो विल के साथ अटैच कर दी। तीसरा, अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपने अपने स्पाउस, पेरेंट या चाइल्ड को नॉमिनी बनाया है, तो ये इस विल का पार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो ओनर बन जाते। तो ऐसे हमें ये जानना चाहिए, आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दी हुई है, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बना, वो विल का पार्ट नहीं हो सकती। आपकी कोई चीज ऐसी है जो आपको किसी कंपनी के नाम खरीदी हुई, एलएलपी, तो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है एलएलपी के नाम, कंपनी के नाम, आप कंपनी के शेयर तो दे सकते हो विल से, पर ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकते क्योंकि प्रॉपर्टी कंपनी की है। तो हमें ये जानना, ये क्या क्या डालना चाहिए तो पता होना चाहिए, क्या क्या नहीं डालना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बातें भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अब तक जो है हमने ये भी बात की थी कि आपको क्या क्या चीज़ें जो इंक्लूड करनी चाहिए विल में, क्या डालना है, लेकिन दीपक सर ने ये भी आपको बता दिया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको विल में नहीं डालनी है। जैसे कि दीपक सर ने बिल्कुल सही बताया, ऑर्गन डोनेशन के बारे में आपको नहीं डालना है, लास्ट राइट कौन करेंगे उसके बारे में आपको नहीं डालना है, ट्रस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो नहीं डालनी है। तो खैर दीपक सर, अब मैं उस अहम मुद्दे पर आती हूँ जिसकी हम बात कर रहे थे। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग वसीयत बनाते हुए करते हैं, क्योंकि आप इतने लंबे अरसे से जो है यही काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे आपके पास आते भी होंगे जिन्होंने अपनी वसीयत पहले से ही बनाई होगी, और उसमें आप देख के बता पाते होंगे कि अच्छा आपने ये गलतियां जो है वो कर दी हैं। तो आप हमारे दर्शकों को भी समझा दीजिए कि कौन सी गलतियां उन्हें नहीं करनी है। सबसे पहले वसीयत जब बनाएं तो एग्जीक्यूटर जरूर अपॉइंट करें वसीयत में। एग्जीक्यूटर कौन होता है? आपका आफ्टर डेथ एजेंट, जिसपे ये कानूनी अधिकार होता है कि वो आपकी वसीयत को इम्प्लीमेंट कर दे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जीक्यूटर में। जो बहुत सारी वसीयत ऐसी आती हैं जिसमें एग्जीक्यूटर नहीं बना होता, बिना एग्जीक्यूटर के विल इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती।
और एग्जीक्यूटर अगर आप नहीं बनाओगे तो कोर्ट बनाएगा एग्जीक्यूटर बिल को इम्प्लीमेंट कराने से पहले। और अब हम वसीयत बनाते हैं इसलिए कि कोर्ट में ना जाना पड़े, पर क्योंकि आपने एग्जीक्यूटर नहीं बनाया इसलिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ऐसा एग्जीक्यूटर जो कोर्ट बनाता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे सबसे कॉमन गलती मिलती है वो होती है एग्जीक्यूटर ना बनाना। दूसरा विल पे आपने प्रॉपर डेट नहीं डाली, विल पे आप डेट डालना भूल गए, क्योंकि लॉ कहता है लास्ट विल इज वैलिड। और अगर आपकी एक से ज्यादा विल है और विल में डेट ही नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो पता नहीं चलेगा कौन सी लास्ट विल है। तीसरा, आपने अपनी सारी संपत्ति का विवरण नहीं दिया प्रॉपरली, जिससे कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा ये कौन सी संपत्ति की आप बात कर रहे हैं। राइट, तो आपको उसका ISIN नंबर, प्लॉट नंबर, मकान नंबर, राइट, फोलियो नंबर अगर उस तरीके से दे रहे हैं तो वो देना चाहिए। चौथा, आपने बेनिफिशियरी तो बनाया, ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी नहीं बनाया। आपने कहा मेरे बाद मेरी पत्नी सब कुछ, पर बाई चांस पत्नी की डेथ मेरे से पहले हो जाए तब किसको मिलेगा ये नहीं बताया। तो आपने बेनिफिशियरी बनाया, ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी नहीं बनाया। एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो मान लेते हैं कि ये जो विल है ये मेरी आखिरी विल है। राइट, विल चेंज नहीं हो सकती, जबकि विल इज ऑलवेज चेंजेबल। राइट, विल हमेशा रेवोकेबल है, चेंजेबल है। और अगर आपकी विल आपके लास्ट विशेष को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही तो शायद ये विल आपके लिए अच्छी नहीं है। आपकी आखिरी विश को ये विल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो इसे अपडेट करें, इसे बार बार चेंज करें। इसको अगर जैसे जैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, रिश्तों में चेंजेस आते हैं, आपकी इच्छा में चेंज आता है, तो विल को वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये चेंज आया है। और ये उसके लिए आप कोर्स विल बना सकते हैं, नई विल बना सकते हैं, वो बिल्कुल आप तरीके से। एक और चीज जी, जो गवाह हैं, जो विटनेस है, विल में विटनेस कंपलसरी है, कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए। ओके। अब ये दोनों विटनेस बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। जिसको आप इस विल से कुछ पैसे दे रहे हो, कुछ संपत्ति दे रहे हो, वो इस विल का विटनेस नहीं हो सकता। तो कभी भी बेनिफिशियरी को विटनेस ना बनाएं, पर ऐसे लोगों को विटनेस जरूर बनाएं जो परिवार के शुभचिंतक होते हैं, जिसको आपके परिवार की फिक्र है, जिसको आपके परिवार की भलाई, जिनके लिए सर्वोप्रिय है। और ये विटनेस ऐसे होने चाहिए जो आपके बच्चे और आपके परिवार के पहुंच में होने चाहिए। क्योंकि अगर इस विल को चैलेंज करा गया तो इन दोनों विटनेस में से कम एक को फिजिकली इन पर्सन कोर्ट में जाकर गवाही देनी पड़ेगी कि मैंने इस व्यक्ति को विल को साइन करते हुए देखा। ये कंपलसरी है। तो ऐसे लोग जरूर होने चाहिए। और 2 से ज्यादा विटनेस हो सकते हैं विल में, ओके, 3, 4, 5 विटनेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। ओके, राइट, तो ये सब गलतियां हैं जो जनरली लोग करते हैं विल बनाते हुए। ठीक है। तो बहुत सारी गलतियां जो है वो करते हैं अक्सर लोग विल बनाते हुए, जिन्हें दीपक सर ने बहुत आसान भाषा में आप सबको समझा दिया है। तो अगली बार जब भी आप अपनी वसीयत बनाएंगे तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एग्जीक्यूटर बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेट ज़रूर जो है वो आपको विल के ऊपर डालनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ सारी प्रॉपर्टी जो है आपको अच्छे से मेंशन करनी चाहिए, जैसा कि दीपक सर ने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा आपको बेनिफिशरी के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव बेनिफिशरी भी रखना है। विल अपडेट ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई आप इसके बाद कोई और चीज़ नहीं खरीदेंगे। हो सकता है कि आज आपके पास एक प्रॉपर्टी है, 10 साल बाद 4 प्रॉपर्टीज होंगी, तो विल को अपडेट ज़रूर करती रहिए। और उसके अलावा 2 विटनेस कम से कम ज़रूर होने चाहिए, और वो विटनेस जो हैं वो बेनिफिशरी नहीं हो सकते हैं। लेकिन दीपक सर, आपने कहा कि भाई वसीयत बनाने के लिए हमें 2 गवाह की ज़रूरत होती है। अब अगर गवाह है या फिर एग्जीक्यूटर है, उसकी अगर सिग्नेचर जो है वो साफ नहीं है, तो ऐसे में किसी व्यक्ति को किस तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं? तो पहली चीज जो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विटनेस के सिग्नेचर तो कंपलसरी होते हैं। एग्जीक्यूटर के सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं होती ओके, विल में। राइट, उसका आप उसे कंफर्मेशन ले सकते हो या ना भी लो तब भी विल वैलिड होती है। ठीक है। राइट, अगर विटनेस के सिग्नेचर क्लियर नहीं है तो विल एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। ओके, राइट, क्योंकि विल पे विटनेस कंपलसरी है। जो गवाह के सिग्नेचर हैं अगर वो ही डाउटफुल हो गए तो आपने एक तरीके से इनवैलिड विल बना दी। विल वैलिड ही नहीं। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके गवाह के सिग्नेचर वो ही हैं जो वो गवाह अपने मेन बैंक अकाउंट के चेक पे करता है।
जी, कल को इस विटनेस की डेथ भी हो गई तो मैं कम से कम उसके बैंक से वो सिग्नेचर की कॉपी ला के राइटिंग एक्सपर्ट से मैच करा के कंफर्म कर दूं कि हाँ भाई इसने साइन करे थे, ये साइन इसी के। तो आप आग्रह करें अपने विटनेस से कि सिग्नेचर वही करना जो आप अपने बैंक अकाउंट में करते हो। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गवाह जो है उनके साइन जो है, सिग्नेचर जो है वो ठीक से होने चाहिए और जो वो बैंक अकाउंट में करते हैं वही होने चाहिए, जो कि दीपक सर ने आपको बड़े अच्छे से समझाया है। लेकिन सर एक अक्सर गलती मैंने और देखी है जो लोग कर जाते हैं, वो ये कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं ना वो ये सोचते हैं कि नॉमिनी जो है वो संपत्ति का मालिक है। तो कानून के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी बड़ी गलती है और कितनी भारी कीमत इसकी हमें चुकानी पड़ सकती है? तो इंडियन कानून के हिसाब से नॉमिनी ओनर नहीं होता, मालिक नहीं होता। अगर आपके पास सपोज एक बैंक फिक्स डिपॉजिट है और आपने उसमें अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया, तो एज नॉमिनी आप उनको बांटने का अधिकार दे रहे हो, रखने का अधिकार नहीं दे रहे, मालिकाना अधिकार नहीं दे रहे, बांटने का अधिकार दे रहे हो। सपोज मैं एक हिंदू हूं और मेरी मदर, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं और मैंने विल नहीं बनाई, तो अब ये मेरे लीगल हेयर्स में बटेगा, क्योंकि नॉमिनी ओनर नहीं होता, वो खाली केयर टेकर होता है, ट्रस्टी होता है, बांटने वाला व्यक्ति होता है। तो बैंक ये 10 लाख रुपए सपोज मेरी वाइफ को देगा, किस लिए? कि इन चारों में बांट दो, एक हिस्सा मेरी मदर को दे दो, एक हिस्सा तुम खुद रख लो बिकॉज यू आर माई वाइफ, और बाकी एक एक हिस्सा मेरे दोनों बच्चों को दे दो। तो हर एक को 2.5 लाख रुपए मिलेगा, पूरे 10 लाख नहीं मिलेंगे क्योंकि नॉमिनी ओनर नहीं होता। पर इंडिया में 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर नॉमिनी ओनर होता है। ओके। पहला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट में 2017 में सेक्शन 37 को अमेंड करा गया, जहां पर उन्होंने कहा इफ द नॉमिनी इन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज आइदर द पेरेंट्स स्पाउस चाइल्ड ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड। मतलब अगर आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जिसमें आपने अपने माता पिता, पति पत्नी, बेटा या बेटी को नॉमिनी बनाया, अब इस नॉमिनी को इस एक्ट ने कहा हम बेनिफिशियल नॉमिनी कहेंगे, और बेनिफिशियल नॉमिनी को क्लेम मनी का ओनर माना जाएगा, केयर टेकर नहीं माना जाएगा। तो अगर ये 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती और आपने अपने इसमें नॉमिनी अपने बेटे को बना रखा है, तो सारा पैसा बेटे को मिल जाता। ओके। बाकी किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। ठीक ये है। पहला एक्सेप्शन है जहां नॉमिनी ओनर है। और जी। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ में भी नॉमिनी ओनर बन जाता है। ओके। इसके अलावा जितने इंडिया में प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नॉमिनेशन पॉसिबल है, चाहे वो सोसाइटी का फ्लैट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड हो, डीमैट अकाउंट हो, वहां पर सब में नॉमिनी केयर टेकर है, ओनर नहीं है। हाँ, नॉमिनी के बाद अगर आप एक लाइन अपनी विल में लिख दो, विल में लिख दो कि मेरे बाद जिन जिन चीजों में मैंने नॉमिनी बनाया हुआ है वही ओनर है, राइट? मैं अपने विल में एक लाइन लिख दी, मेरे जितने एसेट्स में जो नॉमिनी है वो ही ओनर है, तब वो मालिक बन गए। ठीक है। क्योंकि आप कंट्रोल देते हो नॉमिनेशन से ओके। और ओनरशिप देते हो विल से। आपको ये याद रखना चाहिए, कंट्रोल देते हो नॉमिनेशन से, ओनरशिप देते हो विल से। विल शुड बैक द नॉमिनेशन। ओके सर, एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ। आपने बताया कि अगर पत्नी जैसे नॉमिनी है तो उसकी ये जिम्मेदारी हो जाती है, अगर विल में कुछ मेंशन नहीं है तो उसको अगर 10 लाख रुपए है तो सब में 2.5 लाख करके जो है बांटना है। लेकिन अगर नॉमिनी ऐसा नहीं करता है कि वो ये पैसा नहीं बांटता और अपने पास रख लेता है, तो क्या कानूनन जो है बाकी जो लोग हैं उसके ऊपर ये क्लेम डाल सकते हैं कि भाई इन्होंने हमें जो है वो बंटवारा करके पैसा नहीं दिया? लीगली उनको पूरा राइट है कि वो अपना क्लेम लें। मैं इसमें एक बात और कहता हूँ, वो सिविल केस तो कर ही सकते हैं, ओके। एक क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं जी। कि हमारे साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। आपने अगर अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया तो आपने किस चीज पे विश्वास किया कि मेरे बाद वो मेरी संपत्ति बांट देंगे, उन्होंने नहीं बांटी, अपने पास रख ली। तो वो किसके साथ विश्वासघात कर रही हैं? ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी डेथ हो चुकी है। और कोर्ट इसको बहुत लीगली बहुत सीरियसली लेते हैं कि यू आर कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज डाइड, राइट? और इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के क्रिमिनल केस आप उस व्यक्ति पे फाइल कर सकते हो कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, राइट? तो नॉमिनी ओनर नहीं होता। बाकी लीगल हेयर्स को पूरा पूरा राइट है अपना क्लेम करने का, सिविल कोर्ट की तरफ से भी और क्रिमिनल एक्ट की तरफ से।
ओके, तो नॉमिनी जो है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, अगर विल में कुछ और मेंशन नहीं है कि भाई नॉमिनी को ओनर बनाया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो नॉमिनी की ये जिम्मेदारी रहती है कि उसको बाकी लीगल हेयर्स को बराबर बराबर हिस्सा देना है, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा दीपक जी, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी कि क्या विल रजिस्टर कराना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई लोग विल भी रजिस्टर नहीं कराते हैं, तो क्या ये गलती बनती है या फिर अगर नहीं भी कराई हुई तो चल जाएगा? मैं आपको एक डाटा देता हूँ, इंडिया में हार्डली 10% विल्स रजिस्टर होती हैं अच्छा। और यूके में ये नंबर 80% है। हम्म। अब आपके क्वेश्चन पे, क्या विल को रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है? जरूरी नहीं है, ओके। क्योंकि अनरजिस्टर्ड विल भी वैलिड है। पर विल को रजिस्टर कराने के बाद उसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी विल का बेस्ट कस्टोडियन क्या है, तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से बड़ा कस्टोडियन, आप बढ़िया कस्टोडियन आपके पास नहीं है। जब मैं विल को रजिस्टर कराता हूं तो मैं गवर्नमेंट को की कस्टडी में विल छोड़ देता हूं, और जब रजिस्टर कराने के प्रोसेस में मैं वहां पे जाता हूं, दो गवाह वहां जाते हैं, हमारे बायोमेट्रिक होते हैं पूरी तरह से, हम उनके सामने वहां साइन करते हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता ये फ्रॉडुलेंटली क्रिएटेड विल है। प्लेन पेपर पे बनी हुई थी, आपने प्लेन पेपर पे किसी ने साइन किया हुआ था, आपने बाद में विल बना लिया, या कुछ और तरीके से आपने इसमें छेड़छाड़ करी, क्योंकि अब कस्टडी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। और ये व्यक्ति खुद गवर्नमेंट के पास जाकर इसने इसको रजिस्टर किया है, साइन करें, तो इसको इसको चैलेंज करना डिफिकल्ट है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई विल बनी ही नहीं जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये विल की सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, तो हर विल जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर चैलेंज तो हो सकती है, लेकिन ये विल जो हम बात कर रहे थे इसको तो लोग जो है वो बनाते हैं लिख कर, लेकिन आजकल ना चूंकि सर डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया में नए नए ट्रेंड भी चलते रहते हैं, तो हमने देखा है कि एक वीडियो विल जो है उसका भी ट्रेंड चल गया। तो कानून के हिसाब से क्या ये विल जो है वो वैध रहती है? इंडिया में वीडियो विल इज नॉट वैलिड। हाँ, वीडियो विल एविडेंस की तरह यूज करी जा सकती है मेन विल की, तो बाय स्टैंडिंग अलोन वीडियो विल की कोई वैल्यू नहीं है। और सपोज मैंने एक मेन प्रॉपर रजिस्टर्ड विल बनाई है, अच्छे से लिख के बनाई है, उसको पूरी तरह से उस पर साइन करे हैं, दो गवाहों ने साइन करे, और ये वैलिड विल है। अब इस सबको करते हुए मैंने इस पूरी सेरेमनी की, विल को साइन करने और कराने की सेरेमनी को वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है जी। अब ये एविडेंस हो गया कि हाँ भाई मैंने खुद करी थी साइन, कोई धोखाधड़ी नहीं। तो इसे एविडेंस तो आप बना सकते हो, पर आप इसे मेन विल को रिप्लेस नहीं कर सकती। ओके, तो मेन विल जो है वो रिप्लेस नहीं हो सकती है एक एविडेंस के तौर पे कि भाई आपने अपनी विल जो है वो बनाई थी, उस पर सिग्नेचर वगैरह किया, वो एक एविडेंस बन सकता है, लेकिन वीडियो के ज़रिए आप विल जो है पूरी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी है, कई बार जो होता है हमारे साथ होता ही है, माता पिता जो होते हैं कई बार ऐसा लगता है ना कि एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरे से कम करते हैं, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक बच्चा ये शिकायत करता है कि भाई मेरे माता पिता ने इस बड़े भाई को जो है वो ज़्यादा हिस्सा दे दिया, मुझे कम दिया। तो क्या ऐसे में कोई बच्चा जो है वो कानूनी तौर पर चुनौती दे सकता है किसी विल को कि भाई यहाँ पर जो है वो मेरे साथ गलत हुआ है, हमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन बड़े भाई को जो है 70% मिल गया, मुझे तो केवल 30% हिस्सा मिला है? नहीं, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो ओनर के पास राइट है अपनी संपत्ति किसी को भी दे, किसी भी रेशियो में दे। ये तो कानून हो गया। प्रैक्टिकल कुछ डिफरेंट है। प्रैक्टिकल ये है कि किसी भी व्यक्ति को लगे कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, या किसी ने किसी को बहला फुसला के लिए किया है, राइट, उसको ब्लैकमेल करा है, प्रेशराइज करा है, तो वो तो कानून के पास जा ही सकता है इन चीजों के लिए। तो अगर आपका डिवीजन अनइक्वल है या इक्वल भी है, क्या आप इसे चैलेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो चैलेंज। ओके। आप कह सकते हो कि इसको इन्फ्लुएंस करा गया, इसको प्रेशराइज करा गया, ब्लैकमेल करा गया, राइट, ये इन सब कारणों से तो आप इसको कर ही सकते हो। पर इक्वल डिवीजन भी मैं कहता हूँ ये गारंटी नहीं है कि लोग ऐसा नहीं करेंगे। कई बार इक्वल इज ऑल्सो नॉट फेयर। जी। सो बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि दीपक से अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो माता पिता का मतलब कि उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बराबर बांटे। सेल्फ एक्वायर्ड जो मतलब खुद अर्जित की गई प्रॉपर्टी है वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं।
हाँ, जी हमने पहले भी सेशन किया है ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और हमने उसमें कहा है उसमें बच्चे का जन्म होने से पहले अधिकार है। हम्म। तो माता पिता पे तो वो बांटने का अधिकार है ही नहीं। हाँ, अपना हिस्सा वो किसी को भी दे सकते हैं विल से, ओके। जो उनका हिस्सा एंसेस्ट्रल। जो बाकी बच्चों का हिस्सा है ऑलरेडी बिफोर बर्थ, वो तो उनका है ही, उसमें आपका कोई दखलंदाजी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो आपको जो है आप चैलेंज तो कर ही सकते हैं, जैसा कि दीपक सर ने बताया, और चैलेंजेस जो है वो विल्स में हम अक्सर देखते भी रहते हैं, आए दिन खबरों में भी पढ़ते रहते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो विल्स है वो चैलेंज होती ही रहती हैं। खैर, अगर आपके भी मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, आप भी जो है स्टेट प्लानिंग से जुड़े हुए अपने सवाल जो है वो दीपक जी से पूछना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जो हमारा शो है वहाँ जाना है, वहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट्स के जरिए जो है अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और हम दीपक जी से आपके तमाम सवालों के जवाब ज़रूर दिलाएंगे। इसके अलावा भी आप अपने सवाल जो हैं हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले एस्टेट लिखना है और उसके बाद स्पेस देकर अपना सवाल लिखना है और हमें व्हाट्सएप करना है 9354027995 पर। जो नंबर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप करना है, स्टेट लिखकर स्पेस देकर अपना सवाल लिखना है, और हम आपके तमाम सवालों को शामिल करेंगे और दीपक सर जो है उनके जवाब देंगे। तो सर, हमारे पास कुछ सवाल जो हैं हमारे दर्शकों के आए हुए हैं, कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो पहला सवाल मेरे पास आया है वो पटना से राजीव कुमार का है। ये कह रहे हैं कि मेरी 2 संपत्तियां और 2 बच्चे हैं, क्या एक जॉइंट विल मैं बना सकता हूं? अब जॉइंट विल तो 2 व्यक्ति मिलके बनाते हैं। अगर ये कह रहे हैं मैं अपनी हम पति और पत्नी मिलके जॉइंट विल बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। क्या मैं एक ही विल में दोनों संपत्ति दे सकता हूँ? जरूर दे सकते हो। क्या एक ही विल में 2 जनों को संपत्ति दे सकता हूँ जॉइंटली? दे सकते हो। तो अब आप किस तरीके से ये जॉइंट विल कह रहे हैं मुझे नहीं पता, पर ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो राजीव जी, आपके लिए जितनी पॉसिबिलिटीज़ है दीपक जी ने आपको बता दिया है कि आप चाहें तो आप दोनों संपत्ति जो है दोनों बच्चों के नाम अगर लिखना चाहते हैं तो इस एक विल के अंदर लिख सकते हैं। आप पति पत्नी मिलकर इकट्ठे जो है वो विल बनाना चाहते हैं तो भी आप इसी एक विल में कर सकते हैं। अगला सवाल सहारनपुर से सुधा शर्मा का। ये कह रही है कि पति की विल है पर उसमें मेरी बेटी का नाम नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उनका पूरा राइट है वो किसी को भी दे, राइट। अगर वो नहीं देते तो बेटी का अधिकार था, पर अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो उनका अधिकार था कि वो किसी को भी दे और किसी को ना दे। ये उनका पूरा अधिकार था, उन्होंने वो अधिकार यूज किया है। अगर विल प्रॉपर्ली बनी है, बिना इन्फ्लुएंस के बनी है, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुई है, तो ये वैलिड विल है। ठीक है, तो सुधा जी, अगर आपके पति ने ये सारी प्रॉपर्टी खुद कमाई है वो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें बेटी का अधिकार बनता है। अगला सवाल गोरखपुर से मुकेश कुमार का है। ये कह रहे हैं कि मेरी वसीयत जो है वो यूएई में बनी थी, क्या वो भारत में भी मान्य है? वैसे तो जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से इंडिया के बाहर की विल इंडिया में वैलिड है, पर हम हमेशा सलाह देते हैं कि आप उसी कंट्री में विल बनाएं जिसमें एसेट है। और यूएई में एक और इशू है कि यूएई में शरीयत का कानून है जी, राइट। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये विल शरीयत के हिसाब से बनी है। उसमें खाली दुबई एक एक्सेप्शन है जहाँ पे हिंदूज के विल एनीथिंग एनीबडी टू एनीबडी, पर अगर ये दुबई के अलावा कहीं और बनी है तो आपके पास 1/3 से ऊपर संपत्ति विल करने का अधिकार ही नहीं था। तो ये सब पेचीदगियां हो सकती हैं जिसको आप जरूरी है एक अच्छे कानूनी सलाहकार से करें। और मेरी राय तो आपको यही होगी, आपके जो इंडिया में एसेट्स हैं उसके लिए इंडिया में विल बनाए, जो यूएई में एसेट हैं उसके लिए यूएई में विल बनाए। ठीक है, तो अगर आपकी एसेट्स जो हैं वो बाहर किसी देश में है तो बेहतर ये रहता है, दीपक जी जैसा बता रहे हैं, कि आपको बाहर विल बनानी चाहिए, लेकिन इंडियन एसेट्स के लिए आपको इंडिया में ही विल बनानी चाहिए। खैर, अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं दीपक जी से तो जैसा कि हमने आपको बताया था व्हाट्सएप के जरिए तो पूछ ही सकते हैं, और इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपको यूट्यूब में हमारे शो के लिंक पर जाना है, वहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में आप सवाल जो है अपने टाइप कर सकते हैं और हम आपके तमाम सवालों के जवाब दीपक जी से ज़रूर दिलाएंगे। खैर दीपक जी, अपनी चर्चा को वापस आगे बढ़ाते हैं। क्या यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि गवाह जो है वो होने बहुत ज़रूरी होते हैं विल में, 2 गवाहों की आपने बात की, तो गवाहों की सही पहचान, उनकी जानकारी जो है वो पूरी ज़रूरी जो है वो इसके अंदर विल के अंदर होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा है?
जैसे मैंने आपको बताया, कल को विल चैलेंज होती है हम्म तो कम से कम एक गवाह को कोर्ट में जाकर कहना पड़ेगा कि मैंने उस व्यक्ति को जिसने विल बनाई, मैंने उसे साइन करते हुए, दस्तखत करते हुए देखा। जी। राइट। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके बच्चे उस व्यक्ति तक पहुंच पाए। हम्म राइट। देखिए, मैंने आपको एक बात हमेशा बार बार बोली है, विल ऑलवेज स्पीक्स फ्रॉम द ग्रेव। विल तब बोलेगी जब आप बोलने लायक नहीं हो। हम्म तो इन गवाहों की पहचान आपको तो बहुत अच्छे से है। क्या आपके बच्चों को पहचान है? क्या वहां तक पहुंच सकते हैं? क्या ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वो जानते हैं? राइट, ये बहुत जरूरी चीज है। तो अच्छा गवाह कैसे चूज करें? राइट, सबसे पहले वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो परिवार का शुभ चिंतक होना चाहिए। हम्म दूसरा, आपसे यंगर और हेल्थियर होना चाहिए, जी। जिसके ज्यादा चांसेस हैं आपके बाद जीवित रहने के। हम्म तीसरा, वो व्यक्ति इंटेग्रिटी का होना चाहिए, ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी का होना चाहिए। हम्म राइट। और जरूर जरूर उस व्यक्ति के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने, या तो आपने सपोज विल बताई बच्चों की, मैंने विल बनाई है, तो हम्म आप बताएं कि मैंने इन दोनों लोगों को गवाह बनाया या 3 लोगों को गवाह बनाया है, और इन तीनों में से अगर मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इनको कांटेक्ट करें और इनको, ये आपकी गवाही देने में हेल्प करेंगे कोर्ट में अगर कल को विल चैलेंज होती है। हम्म राइट। और अगर आप नहीं बताना चाहते तो उस डॉक्यूमेंट में पूरा निर्देश छोड़े। ठीक है। राइट, कि इसका 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 पैन नंबर ये है, इसका ईमेल आईडी ये है, इसका फोन नंबर ये है, इसका एड्रेस ये है। हम्म ईमेल आईडी जल्दी से नहीं बदलता है, हम्म फोन नंबर लोगों का बदल जाता है। तो ईमेल आईडी जरूर डालें। एड्रेस और फोन नंबर बदलते रहते हैं, ईमेल आईडी जनरली बहुत कम बदलता है। राइट, तो ईमेल आईडी जरूर डालें उस व्यक्ति का, जिससे कि कांटेक्ट कर पाए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको ईमेल आईडी वगैरह जो है गवाह का इसलिए भी लेना चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स में छोड़िए, चाहे अपने बच्चों को बताइए, ताकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो, विल चैलेंज हो रही है, तो उस सूरत में जो है आपका गवाह जो है वो गवाही देने आ जाएगा। और दीपक जी ने बड़ी अच्छी ये बात भी बोली है कि क्योंकि विल जो है वो आपके लिए तब बोलेगी जब आप नहीं बोल पाएंगे, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके बिहाफ पर आपकी विल की गवाही जो है आपका गवाह दे कि भाई हाँ, मेरे सामने ये सारी विल बनाई गई थी, ये ठीक ठाक बनाई गई थी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवाह के सारे डिटेल्स जो हैं वो आपको लिख के देने होंगे, या फिर आपको जो है अपने बच्चों को ज़रूर बताने होंगे। लेकिन दीपक जी, कई बार क्या होता है ना कि संपत्ति जो होती है उसकी कई सारी वसीयतें जो होती हैं, जैसा कि आपने बताया कि लोगों को अपडेट करता रहना चाहिए, तो ऐसे में अगर अपडेट हो रही है विल, तो कैसे पता लगेगा कि कब कौन सी आखिरी विल जो है वो है और कौन से विल को जो है वो लीगली माना जाएगा? देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, मैं कितनी विल बना सकता हूँ? मैं कितनी भी विल बना सकता हूँ। राइट, मैं बेनिफिशियरी वाइज विल बना सकता हूँ। ये मेरे बेटे की विल है, ये मेरी बेटी की विल है, ये मेरी पत्नी की विल है, ये मेरी मदर की विल है, अलग अलग। मैं प्रॉपर्टी वाइज विल बना सकता हूँ। ये मेरे घर की विल है, ये मेरी बिजनेस की विल है, ये मेरे फाइनेंशियल एसेट्स की विल है। राइट। पर अगर एक विल ऐसी है या 2 विल ऐसी हैं जिसमें सेम संपत्ति की जानकारी और दे रखी है ना, तो उसमें से लास्ट विल वैलिड होगी। अगर संपत्ति अलग अलग है विल में, अलग अलग विल में, तो सारी वैलिड है। ओके। पर अगर सेम संपत्ति को डील कर रही है अलग अलग विल, तो लास्ट विल वैलिड है। और लास्ट विल कैसे पता चलेगा? डेट से। ओके। जिसकी डेट लास्ट है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन लास्ट है, वो ही वैलिड विल है, और उससे पहले वाली इनवैलिड हो गई है। अगर संपत्ति सेम है तो। अगर संपत्ति डिफरेंट है तो सारी वैलिड है। और अगर वसीयत में जो है परिवार के किसी सदस्य को जानबूझ के छोड़ दिया गया है, तो इससे विवाद तो आई एम श्योर कि होगा ही होगा, तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है आगे जाके? नहीं, सबसे पहले आप विल के अंदर अपने परिवार की डिटेल्स लिखिए। माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ, ओके। और उसमें सब लोगों के नाम लिखिए। राइट। उसके बाद जिसको आपको संपत्ति देनी है उसको उसका नाम लिख दीजिए। फिर इसमें एक क्लॉज डालिए, मैंने इन व्यक्ति को जानबूझ के एसेट्स नहीं दिए, किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से जो मुझे मालूम है। तो अब आप उसे डिसइनहेरिट कर रहे हो बताकर। ठीक है। वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता जी मुझे भूल गए थे इसलिए नहीं दिया, नहीं तो दे देते। आपने प्रॉपर्ली लिखा है ना कि भाई ये ये परिवार का पार्ट है,
शायद अगर मैं विल नहीं बनाता तो इनको मिलता भी। और फिर आपने नीचे क्लॉज डाला है कि मैंने जानबूझ के इस व्यक्ति को नहीं दिया उन कारणों से जो मेरे लिए व्यक्तिगत है, मैं बताना नहीं चाहता दुनिया को, बट इट इज अ नोन डिसीजन, इट्स नॉट अ अननोन डिसीजन फॉर मी। ठीक है, तो यानी कि अगर आप विल में किसी व्यक्ति को, परिवार के मान लीजिए आपके 5 सदस्य हैं, किसी एक को आपने किसी वजह से नहीं कुछ दिया है, तो अगर आप उसको अच्छे से मेंशन कर दें कि भाई मैंने जानबूझ के जो है इसका नाम छोड़ा है, तो कम से कम एक क्लैरिटी जो है वो बन जाएगी। लेकिन दीपक सर, एक चीज़ और जो है वो अक्सर लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन के तौर पे रहती है कि वसीयत जो है, क्या इसको हमें सिर्फ जो है सादे कागज़ पे लिख दें, गवाह के साइन करा दें तो ये काफ़ी है, या फिर इसको जाकर हमें प्रॉपरली रजिस्टर्ड कराना होगा? विल को स्टैम्प पेपर पे बनाना, टाइप करना और रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। ओके। इन तीनों के बिना भी विल वैलिड, मतलब आप प्लेन पेपर पे अपनी ओन हैंडराइटिंग पे एक विल बना सकते हैं, राइट, पर उसमें 2 गवाह के साइन और आपके साइन कंपलसरी। ठीक है। अब आपने पूछा अगर मैं विल को रजिस्टर ना कराऊं तो क्या होगा? अगर विल को रजिस्टर नहीं कराएंगे आप तो भी विल वैलिड है, तो भी विल वैलिड है, राइट। पर इसको चैलेंज करना आसान हो गया क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। लोग कह सकते हैं कि ये जाली विल है, राइट, प्लेन पेपर पे साइन थे, बाद में विल बना ली। उन सब रीजंस की वजह से बहुत जरूरी है कि आप विल को रजिस्टर कराएं। और मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है, टेस्टेटर की डेथ के बाद भी विल रजिस्टर हो सकती है। ने विल बनाई, उसकी डेथ के बाद भी विल रजिस्टर हो सकती है। ये रजिस्ट्रेशन इतनी पक्की नहीं होगी, पर तब भी रजिस्टर्ड विल है। मतलब एग्जीक्यूटर जो विल को इंप्लीमेंट करने वाला व्यक्ति है, अगर वो चाहे तो विल को रजिस्टर करा सकता है आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु हैज मेड द विल। ओके। राइट, इससे कुछ चीजें बेटर हो जाती हैं। हाँ, सबसे अच्छा तो है जिसने विल बनाई वो खुद ही रजिस्टर कराए, तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रहती शक की। पर कम से कम ये रजिस्टर तो हो रही है डेथ के बाद, ये अलाउड है लॉ में। ठीक है, तो अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो बेहतर रहता है। हालांकि सादे कागज़ पर जो विल रहती है वो भी एक वैलिड विल मानी जाती है, लेकिन जब आप रजिस्टर करा लेंगे तो उसके साथ जो है वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है और उसके ऊपर सवाल उठाना इतना आसान नहीं रहता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन दीपक सर, चूँकि हम आज बात भी कर रहे थे कि डिजिटल वर्ल्ड है, एकदम सब कुछ जो है आजकल डिजिटलाइज हो गया है, तो डिजिटल एसेट्स के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें जो है किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब हम अपने विल बनाते हैं? जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, क्रिप्टो हो गया, आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी और भी चीज़ें आ गई हैं, आईपीआर वगैरह आ गया है, पेटेंट आ गया है, तो क्या ये सारी चीज़ें जो है ये हमें वसीयत में ज़रूर ऐड करनी चाहिए? और आपको ऐड ही नहीं करनी चाहिए, स्पेसिफिकली ऐड करनी चाहिए, राइट। आपको उसकी डिटेल देके बताना पड़ता है, मेरी सारी ईमेल आईडी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, और फिर मेन ईमेल आईडी का आप वो दीजिए, मेरे सारे फोन नंबर इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू, उस फोन नंबर का आप जिक्र करें, मेरे जितने भी जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका जिक्र करें, अपने क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स का जिक्र करें, अपने माइल्स ऑन एन एयरलाइन का जिक्र करें, राइट। तो आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है आज के जमाने में ऑफ डिजिटल एसेट्स, राइट। आपकी वेबसाइट के यूआरएल, डोमेन की होस्टिंग, राइट, क्लाउड स्टोरेज, राइट, कितने सारे डिजिटल एसेट्स हैं। हमारी लाइफ धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही है, तो एसेट्स भी डिजिटल बनते जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज, वॉलेट्स, राइट, पेटीएम के वॉलेट में लोगों के पैसे पड़े हुए होते हैं, बिल्कुल, राइट। तो वो सब किसको जाएंगे? तो एक तो ओवरराइडिंग क्लॉज हो गया कि मेरे सारे डिजिटल एसेट इसको दे दें, एक स्पेसिफिक क्लॉज भी हो गया कि भाई ये चीजें हैं मेरे पे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कैसे पता चलेगा क्या क्या था, राइट। वो जानकारी भी तो देनी है ना एसेट्स की, तो उसलिए मैं कहता हूँ कि आप उसकी एक लंबी लिस्ट बनाएं, चाहे वो एनेक्चर बना के डाल दे ले, ये चेंज भी होते रहेंगे। तो आपने कहा एज पर एनेक्चर ए मेरे ये डिजिटल एसेट्स है, ये मैं इस व्यक्ति को दे, ओके, राइट। तो उसको स्पेसिफिकली मेंशन करके क्लियरली आप दें, आप जिसको भी देना चाहते हैं। ठीक है, तो डिजिटल एसेट्स को भी मेंशन करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या दीपक सर, इस बीच में एक बड़ा दिलचस्प सवाल जो है वो आया है हमारे पास, हमारे एक दर्शक का, गवाहों के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी से जुड़ा एक सवाल है, तो वो पहले शामिल कर लेते, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चंडीगढ़ से कपिल अरोड़ा का सवाल है, ये कह रहे हैं कि अगर विल में 2 गवाहों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो विदेश चला गया तो क्या दिक्कत हो सकती है?
नहीं, दो में से एक गवाह चला गया अगर विदेश और आपको लगता है कि ये गवाही देने नहीं आएगा, तो अच्छी बात तो ये विल अभी भी वैलिड है। देखिए, क्योंकि कम से कम एक गवाह को विल को चैलेंज होने में जाना पड़े, पर मेरे चांसेस अब कम हो गए हैं। तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए, एक नई विल बनानी चाहिए और उसमें ऐसे दो गवाह बनाने चाहिए जो अभी आपकी पहुंच में हो, आपके बच्चों की पहुंच में। ओके। राइट, ये प्रूडेंट है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि विदेश गया है तो कल को विदेश से आगे गवाही भी दे सकता है, ठीक पर है। थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अच्छा ये होगा कि आप एक नई बिल बनाएं और ऐसे गवाहों को ऐड करें जो आपके बच्चों की पहुंच में। ठीक है, तो आपके लिए ये सलाह है कपिल जी कि अगर आपने विल बनाई है और दो गवाहों में से एक गवाह चला गया है विदेश, तो बेटर है कि आप किसी और को जो है गवाह बना ले, एक नई विल बना ले और उसमें जो है नए गवाहों के साइन करा दें, क्योंकि अगर कल को किसी तरह की दिक्कत आती है तो आपके बच्चों के लिए मुश्किल हो सकती है कि एक गवाह को जो है ना विदेश से कैसे बुलाएंगे और उसकी गवाही दिलाएंगे। खैर दीपक जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने कई बार अब ये भी देखा है कि आजकल जो है लोग लोन बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो अगर किसी तरह का कोई लोन लिया हुआ है या अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो क्या उसे भी विल में जोड़ा जा सकता है कि भाई कौन इस लोन को चुकाएगा? क्योंकि अभी तक तो हम सारी बात जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हमें क्या मिल रहा है, लेकिन कई बार देनदारियां वगैरह भी होती है, तो इसमें इस सूरत में क्या होता है? लॉ जो है लायबिलिटीज का बड़ा क्लियर है। लॉ कहता है यू कैन नॉट गिव लायबिलिटीज मोर देन द एसेट यू आर गिविंग टू अ पर्सन ओके। इन इनहेरिटेंस। मतलब सपोज मैं अपने बच्चे को 1 करोड़ की जायदाद दे रहा हूँ, तो 1 करोड़ से ऊपर की देनदारी नहीं दे सकता, ये मैक्सिमम है। राइट, मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आप। जी। सपोज मेरे पे 1 करोड़ की देनदारी है और 50 लाख के एसेट्स हैं, और मैं ये 50 लाख के एसेट्स अपने एक बेटे के नाम दे देता हूँ, तो मेरे इस इकलौते बेटे के नाम मेरे 50 लाख के एसेट आए और 50 लाख की लायबिलिटी आई, 1 करोड़ की नहीं आई। बाकी 50 लाख बैड डेट हो गए क्रेडिटर के, वो किसी से भी नहीं ले सकता। ओके। ठीक है, अब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा बदल देता हूँ जिससे कि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। सपोज मेरे पे 50 लाख की लायबिलिटी और 1 करोड़ के एसेट्स, और मैं ये 50 लाख के जो एसेट्स हैं, ये 1 करोड़ के जो एसेट्स हैं, वो 2 बच्चों में बराबर बांट देता हूँ, 50-50। अब मेरे दोनों बच्चों के 50 लाख के एसेट्स हैं और 50 लाख की लायबिलिटी है। अब क्रेडिटर की मर्जी है दोनों में से किसी से भी 50 लाख ले, ओके। पर जिस भाई ने अपने हिस्से के 25 लाख से ज्यादा दिए, क्योंकि दोनों में बराबर बटने चाहिए थी लायबिलिटी, वो दूसरे भाई पे केस करके अपने 25 लाख ले सकता है। क्रेडिटर के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं कि दोनों में से किसी एक पे। ओके। पर हाँ, मेरे पास जब मैं विल बना रहा हूँ एक राइट है, और ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, समझ, मैं अपनी इच्छा से लायबिलिटी दे सकता हूँ। अगर मैं एसेट दे रहा हूँ जी। तो मैं कह सकता हूँ मैं अपने बड़े लड़के को तो एसेट दे रहा हूँ 50 लाख के विदाउट लायबिलिटी, ओके। और छोटे वाले लड़के को एसेट दे रहा हूँ विद लायबिलिटी। ये मेरे पे कानूनी अधिकार है विल में लिखने का, क्योंकि मैं उतने के एसेट दे रहा हूँ उसको। अब मेरा छोटा बेटा ये नहीं कह सकता मैं एसेट लेने को तो तैयार हूँ, लायबिलिटी नहीं लूंगा। या तो दोनों लो या दोनों छोड़ो, ओके। एसेट भी छोड़ो लायबिलिटी भी छोड़ो। ठीक तो है। लायबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ, एक और चीज मैम इसमें, अगर आपने किसी घर पे लोन लिया हुआ है, प्रॉपर्टी पे लोन लिया है, मॉर्टगेज किया है, आप उसकी विल बना सकते हो, आप उसको विल में शामिल कर सकते हो। लोन देने के बाद जो बची हुई रकम है वो उसको मिल जाएगी जिसके नाम आपने ही करा। ठीक। जनरली लोन अमाउंट वुड बी लेसर देन द प्रॉपर्टी वैल्यू या एसेट वैल्यू। राइट, तो ये सब चीजें आपको लायबिलिटीज के बारे में या लोन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ के बारे में जो है ये सारी जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है, और जैसा कि दीपक सर ने बताया कि लायबिलिटीज़ जो है वो आप जितना भी इनहेरिटेंस दे के जा रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि असेट ज़्यादा होगी, लायबिलिटी उससे कम ही रहेगी। खैर, आखिर में दीपक सर मैं चाहूँगी कि आप जो हैं हमारे तमाम दर्शकों को कुछ सलाह दे, कौन कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं जो वो अक्सर कर जाते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए, और किन 3 चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए जब भी वो विल बना रहे हों। मैम, सबसे पहले जरूरी ये है विल बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। क्या आज से 10 साल बाद भी जब लोग इस विल को पढ़ेंगे उनको क्लियरली समझ में आएगा मैं क्या चाहता हूँ? उसमें एम्बिग्युइटी नहीं है, ओके। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो इतनी स्पष्ट तरीके से लिखी गई है। राइट, तो विल को बहुत स्पष्ट तरीके से
अपनी इच्छाओं को पूरी तरह जाहिर करते हुए, कोई चांस कंफ्यूजन का ना छोड़ते हुए बनाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। दूसरा, अगर आप पे फिजिकल एसेट्स हैं उनको स्पेसिफिकली डिवाइड करें, ठीक है। राइट। ये मत कहिए आधा आधा, ये बताइए कौन सा आधा किसको, राइट। ठीक है। तीसरा, गवाह ऐसे चुने जो आपके बच्चों के शुभचिंतक हों और वो गवाही देने के लिए तैयार हो। हम्म। चौथा, एग्जीक्यूटर जरूर बनाएं विल में। बिना एग्जीक्यूटर की विल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके परिवार और बच्चों के। ओके। और इसको रजिस्टर कराएं, स्टैम्प पेपर में बनाएं, प्रॉपर्ली साइन करें, एग्जीक्यूट करें और सुरक्षित तरह से स्टोर करें। और अपने एग्जीक्यूटर को इसकी एक कॉपी जरूर दें जिससे कि कल को इसकी एक कॉपी हमेशा सरवाइव करे। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जब भी आप विल बनाएं। विल आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिजिकल असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि दीपक सर ने बताया आपको स्पेसिफिकली करना है, क्योंकि सड़क के किनारे का हिस्सा जो है वो किसके पास आया, पीछे वाला हिस्सा किसके पास गया, कई बार जाके इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है वो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इसके अलावा गवाह ऐसे होने चाहिए जो आपके और आपके परिवार के शुभचिंतक हों। एग्जीक्यूटर आपको ज़रूर बनाना है और विल रजिस्टर करा लेंगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर आपका, आप हमारे साथ आज जुड़े। आपने बहुत अच्छे से जो है हमें ये समझाया कि जब भी कोई व्यक्ति वसीयत बना रहा है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान उसे रखना चाहिए और कौन सी उसे ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है ताकि आगे भविष्य में जाकर किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचा जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो आपने जीवन भर जो कमाया उसे सही हाथों में पहुंचाना उतना ही जरूरी हो जाता है। एक सही और अपडेटेड वसीयत ना सिर्फ आपकी संपत्ति को बचाती है बल्कि आपके रिश्तों को भी बचाती है। एस्टेट प्लानिंग कल के लिए नहीं बल्कि आज की जरूरत है। अभी तय कीजिए कि आपकी मेहनत का सही हकदार कौन होगा। शो में शामिल होने के लिए हमने दीपक सर का तो शुक्रिया किया ही था, आप सर का भी हम शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने इस पूरे शो को बहुत ध्यान से देखा। तो अगली बार आप सबसे मिलेंगे एक बार फिर नए टॉपिक के साथ।